एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गुरुकुल अकेडमी कैमल में। तो आज जो रविवार को टेस्ट हुआ था और उसमें जो मैथ के सवाल थे, उन मैथ सवाल की आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे सवाल जितने भी थे उसमें सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। लेवल थोड़ा अप रखा गया था। तो आइए समझते हैं इन सवालों को किस तरीके से सॉल्यूशन देना है इनको। तो ये रहा आज का पहला सवाल। कह रहा है 3 पाइप पी क्यू और आर। 3 पाइप हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। क्रमशः एक पात्र को 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। एक पात्र को 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र पूरा का पूरा खाली है। पाइप पी सुबह 9:41 बजे खोला गया। पाइप पी जो था वो 9:41 पर खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू खोल दिया गया। इसके खोलने जाने के बाद 8 मिनट बाद क्यू को भी खोल दिया गया। क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए एक ये पात्र है, इस पात्र को सुबह 10 बजे तक भरना है। ठीक है, सुबह 10 बजे तक इसको भरना है। तो आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए? तो अगर आर जो है उसको कितने मिनट के बाद खोला जाना चाहिए, ये है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के हमें पता है 9:41 पे नल खोला गया है और 10 बजे तक इसको भरना है। इसका मतलब 9:41 से अगर हम 10 बजे तक जाते हैं तो इसका मतलब हमें जो पात्र भरना है वो कितने मिनट में भरना है? 19 मिनट में। ठीक है, तो पात्र को हमें 19 मिनट में भरना है। क्वेश्चन ये था, ये जो पी पाइप खोला गया है तो ये 10 बजे तक चलेगा पूरा। इसका मतलब जो 38 में भर सकता था वो केवल 19 मिनट में ही उसको काम कर देगा। पॉइंट नंबर 2 बोला है, इसके खोले जाने के बाद 8 मिनट बाद क्यू को भी खोल दिया गया। अगर क्यू को 8 मिनट बाद खोला गया है तो इसका 19 मिनट इसको लगे तो इसको 8 मिनट कम लगेंगे, 8 मिनट कम टाइम लेगा। 8 मिनट अगर कम लेगा तो इसका कितना ले रहा होगा? 11 मिनट ले रहा होगा और 11 में कितने? 44। इसके बाद कह रहा है इसको भी खोल दिया गया 28 वाले को। अब 28 वाले को खोला गया है तो ये बताइए 11 मिनट बाद ये खोला गया होगा। 11 के बाद ही तो तीसरा क्यू आर जो है वो 11 मिनट के बाद खोला गया होगा, लेकिन हमें टाइम नहीं होता कितने मिनट बाद खोला गया और भाई उसने पूछ दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें पता जो भी खोला गया होगा वो 11 मिनट के बाद खोला गया। तो हम 11 माइनस एक्स कर देंगे। एक्स क्या होगा? जो तुम्हारा खोला गया वही टाइम आ रहा होगा। इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। 19 से करें तो 19 कम 19, 19 दूनी 38, 11 कम 11, 11 चौक 44। ये कट नहीं सकता, रहने तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका 28 आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 14 बार जाएगा, 4 लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, प्लस कोष्टक में ये आपका आ जाएगा 11 माइनस एक्स। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये 28 आपका उधर पहुंच जाएगा तो 14 और 7 कितना रहेंगे आपके? 21 प्लस 11 माइनस एक्स बराबर कितना है? 28। 21 उधर पहुंचाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 माइनस एक्स, 28 माइनस 21। ठीक है, तब नीचे दिख नहीं रहा होगा। 28 माइनस एक्स कर देना। आपको केवल इतना समझ में आना चाहिए, इतना यहां तक कर लो। ये लाइन आपको स्वयं करनी है इसके बाद। ठीक है, इसे घटा दो। 28 में 21 गए तो आपको कितने बचेंगे? तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे 11 माइनस एक्स और इधर है 28 माइनस एक्स। तो 11 माइनस एक्स बराबर आपको कितने बचे? 7। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 इधर आएगा माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो एक्स का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4। अर्थात हम कह सकते हैं क्यू को खोले जाने के 4 मिनट के बाद किसी को खोला जाना चाहिए? आर को खोला जाना चाहिए, तभी ये टैंक क्या जाएगा? पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर पहला। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में। तो इसे उतार लीजिए। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2 पे।
सवाल नंबर 2 कह रहा है एक नाव शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। कह रहा है एक नाव जो है उसकी शांत जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जो धारा है उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा अनप्रवाह, ये धारा के साथ साथ दोनों लोग चलेंगे तो दोनों की चालें क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब चलना कितना है, 68 किलोमीटर चलना है, तो 13 और 4 कितने जाएंगे, 17 करके ये चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब 6 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। अर्थात हमारा इसका भी आंसर कितना जाएगा, 4 घंटे। ठीक है, ये सवाल नंबर 77 था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है एक पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र, कह रहा है एक दूसरे से जो अधिक है, जो 24 अधिक होने का मतलब ये होता है कि उनके बीच आयु का जो डिफरेंस है, अंतर, वो 24 साल है। अब कह रहा 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। कह रहा पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, ये बताइए। पिता पुत्र में अगर आज 24 साल का अंतर है, अब ये कितने भी साल बीत जाए अंतर तो 24 ही रहेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक अंतर 24 ही प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो दोगुना हो गया 2 साल के बाद, यहाँ ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 1। यहाँ अंतर हो चाहे ऊपर अंतर हो, कहीं भी अंतर रहेगा, अंतर हमेशा उम्र में बराबर रहता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट का जो मान आएगा कितना आएगा, 24। हमारे हिसाब से अंतर 1 है और इसके अंतर 24 है। 1 पॉइंट का मान 24 है। इसका मतलब पुत्र यहाँ जो रहा कितने साल का है, 24 साल का है। कह रहा पुत्र को यहाँ पे लेके आना, वर्तमान में पुत्र कितने साल का है, तो ये 2 साल बाद 24 है, तो 2 साल अगर घटाओ तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसका पुत्र कितने साल का होगा, 2 साल कम करने के बाद 22 साल का होगा। तो ये पुत्र की जो आयु आएगी वो आपकी 22 साल आ जाएगी। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है a माइनस बी का मान 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 29 है। तो ए बी का मान बताना कितना है। तो सभी ने लगभग लास्ट आउट तक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस वही a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला रखेंगे, उसी की बेस पे इसको कर देंगे। तो आप सभी को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। हमें पता है a माइनस बी का जो मान दिया गया वो 3 दिएगा, तो 3 का वर्ग करें कितना आएगा, 9। हमें पता है ये पूरे का मान दे दिया उसने कितना, 29 और माइनस क्या बचा 2a गुणा b, या इसे a b सीधा कर दो। ठीक है, 29 इधर आएगा तुम्हारा माइनस जाएगा, तो इसका कितना बचेगा 20, या ये करो 9 उधर ले जाओ माइनस किधर जाओ तो प्लस हो जाएगा 2ab बराबर 20। अब 2 से हम काट देंगे तो a जो b का मान है वो कितना आएगा आपका 10। अर्थात हमसे यही पूछना चाह रहा था कि a b का मान क्या है, तो a b का मान आपका आ जाएगा 10। ये था सवाल नंबर आपका 79। आइए बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 80। कह रहा है एक वृत्त है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सवाल है। कह रहा है एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई, कह रहा है यहाँ पे कोई जीवा है, कहीं पे ले लो जीवा, कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जीवा। अब क्वेश्चन ये कहा है केंद्र से जीवा की लंबाई क्या है। अब कह रहा है ये जो केंद्र है और केंद्र से जो जीवा है ये लंबाई कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए। आप जीवा है, ये जो त्रिज्या है वो चाहे यहाँ खींच दो या आप त्रिज्या को ऐसा ले लो, त्रिज्या कहीं पे भी चलाते चले जाओ, त्रिज्या तो सेम रहेगी ना। इसका मतलब ये त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है 9, और आपको प्रतीत हो रहा होगा ये एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। विकर्ण 9 है, आधार 14 है, हमें क्या चाहिए होगा, लंब चाहिए होगा। हमें पता का वर्ग करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये किसके होते हैं, कर्ण के वर्ग के इक्वल हो जाते हैं। आइए उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है 9 का स्क्वायर है 9 में 81 बराबर 14 के लिए कितना रहेगा 196
इसके बाद लंब का स्क्वायर, ये इधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, घटा दो, 6 में से 1 गया 5, इसके बाद 14 में से 8 जाएंगे, 14 में से 8 गए आपके, तो 6 बचे होंगे। एक मिनट, सवाल में कुछ मिस्टेक लग रही है। हाँ, सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, इसी वजह से नहीं आ रहा है। ये क्या था, ये जीवा जो है ये पूरी 14 दे दी, ठीक है। अगर पूरी 14 दी और अगर यहाँ से हम केंद्र से इसके लंब डालेंगे तो ये जीवा साथ साथ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लंब नहीं है वो आपका 7 हो जाएगा, तो यही गलत हो रहा था थोड़ा, इसको हम लोग सही ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इतना 7 × 49। अब ये सवाल ठीक हो गया, तो हम क्या कर रहे होंगे, 81 में से 49 को घटा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ से 11 में से 9 गए तो कितना बचे 2, इसके बाद यहाँ बचा 7 में से 4 के कितना बचे 3, ठीक है। 11 में से 9 गए तो आपके 2 बचे होंगे, इसके बाद इधर आया 7 में से 4 गए तो 3 बचे होंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे मान आया वो आपका कितना गया 32 आया लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब आपको पता है ये जो रूट 32 लिखा हुआ है ये शतरंज 36, 6 का मूल तो है नहीं, 6 से नीचे वाले का मूल है, इसका मतलब 55 25 और 25 से थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब इसका मान जो आ रहा है वो 5 पॉइंट में आ रहा हुआ। और आपका जो ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी 5.66, इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस शुरू में यही मिस्टेक दी हम लोगों की, जो जीवा की जो टोटल 7 है 14 थी, उसको अगर बीच में से जब लंब डालेंगे तो 7 में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको 7 का वर्ग और ये 9 का वर्ग करके इसमें से घटाना था, लंब का स्क्वायर रूट में चला जाएगा, बस देख लेना ये किसके वर्ग के पास है, भाई आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह 5250 रुपए बचाता है। किसी व्यक्ति का जो वेतन होता है कितना बताया हमेशा 100% होता है। अब 100 में से कह रहा है ये 65% जो वेतन है वो खर्च कर देता है, इसका मतलब वेतन जो बचा होगा वो आपका कितना बचा होगा 35% जो होगा वेतन बचा होगा। और बचत ही हमें एक्चुअल मान दे दिया 5250 रुपए बचत दे दी। करीब उसकी आय कितनी है, तो आय आपको पता है कितनी है 100%, 100 का आप गुणा कर देंगे, इसको सॉल्यूशन दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काट लो 7 7 49, इसके बाद आपका कितना बचा 3, तो 7 करना 35, बस इसको 35 दूनी 70, मतलब कि वो 75 दूनी 150, ठीक है 75 दूनी 150, और ये 2 बिंदी लगा दो, आंसर आएगा आपका 15000। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 82। सवाल नंबर जो 82 है वो आपसे कह रहा है, एक व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, 40% वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास 420 बची हैं। अगर 100 में से 40% बिक चुकी हैं तो इसका मतलब 60% बची है, और 60% जो बची हुई है एक्चुअल उसका जो मान रियल है वो आपका 420 है। अब कहा उसके पास कुल वस्तुएं कितनी है, तो वस्तुएं जो होंगी उसमें 100% होंगी, बस ये आप काट दें तो इसका भी आता है 6 7 42, 60 लगाओ तो इसका मतलब कितना है 700। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 700 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 कह रहा है, इसमें रूट में दे दी सारी, ये चतुर्थमूल एक मूल दे दिया, ये घनमूल दे दिया, इसके बाद यहाँ पे इसने 81 लिखा है, 81 का वर्ग, इसके बाद उसका क्या किया घन। अब तरह बताइए इसका मान क्या होगा। तो अच्छे लोग उसमें भी धराशायी हो जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अगर उसको सही से समझा नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले पता है हमें ये 81 लिखा हुआ और उसका वर्ग करना है, तो 81 का अगर आप वर्ग करोगे तो 81 को 81 लिखोगे। इसके बाद कह रहा है इसका भी क्या कर देना ऊपर घन कर देना, और उधर एक चीज क्या कर रहा है घनमूल भी कर दो, घन भी कर दो घनमूल भी कर दो, तो इसका कोई मतलब हुआ एक बार उसको आप घन कर रहे हो फिर उसका घनमूल निकाले तो वापस तो वही आ रहे हैं, इसका मतलब ये घन और इस वाले घनमूल में कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अब ये 81 और गुणे 81 बचा हुआ है, अब इसके ऊपर जो मूल आए हैं कौन सा गया 8,
अब हमें जो 81 लिखा गया है उसको 8 बार किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसका हमें पता है 3 से जा रहा है, 3 तुका 9 3 27 3 81। 3 को अगर 4 बार लिखेंगे तो 81 रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी तुम्हारा 4 बार रिप्रेजेंट करेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अर्थात ये जो मूल रहा है वो इसका मूल क्या रहा, 3 था, तो हमारा भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका मूल होगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 84। 84 नंबर कह रहा है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 4 भाग 3 की घात 8 को सरल करें। आपको पता है जब आपकी इस प्रकार की वृद्धि दी जाती है या कोई ये समीकरण दिया जाता है, और जो गुणा में घातें होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है और बाद में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए अगर इनके सबके बेस समान है तो इसका हम गुणा में घातें जोड़ेंगे तो जो घात हो जाएंगे वो आपकी कितनी रहेगी 11, और इसके बाद ये भाग 3 है, इसकी घात कितनी 8। अब बाद में घात क्या होगी, घट जाएगी, तो 11 में से 8 गई तो 3 की घात केवल क्या बची 3, और 3 का धन क्या होता है 27, अर्थात हमारा फाइनल आंसर 27 हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर 85 कह रहा n के 20% का 3 गुना 12 4 8 और 6 से पूरी तरह कट जाता है। कह रहा n का अगर 20% का 3 गुना लेते हो तो वो 12 4 और 8 6 से कट रहा होगा। इसका मतलब जो संख्या कट रही होगी वो इसका एलसीएम होगी, और इसका जो एलसीएम होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है 24। इसका मतलब हमें पता है, इसको सॉल्व करो आराम से। n का 20% 20/100, 20 से काटेंगे 20 से कम 20 पंजे 100, इसके बाद इसका गुणा कर लेंगे 3 और बराबर कितना हो जाएगा 24। अब 24 हो जाएगा तो इधर आपका बचा कितना 3n, इसका पूरे गुणा यहाँ ये हो जाएगा, और ये 24, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 15 40, अर्थात जो n का मान है वो कितना आया आपका 40 आया। ठीक है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे सॉल्यूशन देते चले जाओ। n का 20% का 3 गुना 12 4 8 6 से कटता है, 12 4 6 8 से वही कटेगा जो उसका एलसीएम होगा, एलसीएम जो है कितना जाएगा 24, अर्थात हम इधर वाले को सॉल्यूशन दे देंगे, पूरे को जब सॉल्व करें तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा हमें 40, अर्थात n का जो मान होगा वो आपका 40 रहा होगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। इस वाले टेस्ट पेपर में जितने भी आपके सवाल थे वो बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन सवाल थे। आइए देखते हैं हम लोग सवाल में नेक्स्ट। 86 नंबर कह रहा है 2 सिलेंडर है। ठीक है, 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है। इसके व्यास कह रहा है, इसका जो व्यास है 4:1 में है, इसका व्यास 4:1 में, दोनों के जो व्यास है वो 4:1 में। ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दोगुना है। कह रहा है ए का जो पार्श्व क्षेत्रफल है वो इससे कितना है 2 गुना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या हुआ, तो कह रहा है उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ पे बेहद दे दिया, यहाँ पे आयतन दे दिया। हमें अगर सिलेंडर का फार्मूला पता है तो ये सवाल भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या को पता कर लेंगे। त्रिज्या को अगर पता करते हैं तो 4 की आधी 2 जाएगी और 1 की आधी 1/2 जाएगी, तो इसका मतलब है त्रिज्या में जो अनुपात रहा होगा 2 दूनी 4:1 रहा होगा। जब त्रिज्या आ गई तो हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल इक्वल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr²h, ये नीचे भी हो जाएगा 2πr²h बराबर कितना है यहाँ पे, हाँ इसका क्षेत्रफल 2 गुना है। ठीक है, कह रहा है ए का क्षेत्रफल है बी से 2 गुना है, इसका मतलब जो ए है इसका क्षेत्रफल 2 है तो नीचे वाले का कितना है 1 है। ठीक है, क्योंकि ये ए है और ये कितना है बी है। इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो 2π कैंसिल हो रहा होगा, r² मेरा पहले का आ रहा है 4 चौक 16 गुणे h अपॉन r² नीचे दिया गया तो इसका 1, तो इसका 1 रहेगा गुणे h अपॉन जो रहेगा वो कितना रहेगा 2/1। ठीक है, यहां से अगर हम काट रहे हैं तो ये 2 से कट जाएगा 2/16, अर्थात यहाँ पे जो आया हुआ अनुपाती को आपसे लग रहा पूछना जाएगा तो उनके आयतन अनुपात क्या जाएगा, तो यही आंसर रहेगा आपका 8:1। ठीक है, जब उसको रखेंगे इक्वल करेंगे तो हार्ड मिल जाएगी तो उसका क्षेत्रफल तो रखेंगे तो आयतन तो आ ही जाएगा तुम्हारा, तो आयतन आएगा आपका 8:1 में आयतन रहा होगा, तो यही आपका आंसर है।
इसके बाद दे रहा है सवाल नंबर 87, कह रहा है 29 व्यक्तियों के किसी समूह में, कह रहा है 29 व्यक्तियों का एक कोई समूह है, 29 व्यक्तियों का एक समूह है। एक नए व्यक्ति के आने से, कर जब इसमें एक व्यक्ति आ जाता है तो इसका मतलब 30 हो जाते होंगे, का औसत एक वर्ष बढ़ जाती है, एक वर्ष से बढ़कर 31 हो जाती है, एक साल से बढ़कर 31 हो जाती है। इसका मतलब इनका जो औसत रहा होगा कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है, कह रहा जो नया व्यक्ति आया उसके औसत आयु क्या है, सिंपल सा है, 29 जब लोग थे समूह में तो उनका एवरेज 30 था। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक जो है वो 30 का है वहां पे। अब कह रहा जैसे यहाँ पे एक और आता है तो 31 हो जाता है, तो इसका मतलब केवल एक बढ़ जाता है। अगर एक बढ़ा तो 30 है और ये 30 का आया, 30 यहाँ पे आ गया, तो ये 30 व्यक्ति हुए और सबसे अगर एक एक बढ़ा है तो इसका मतलब वो सारे लोग हमने माने वो 30 साल के हैं, 30 साल का मतलब सारा का एवरेज 30 हो गया। अब एक व्यक्ति आता है तो ये कितने हो जाते हैं 30, तो अब एवरेज सबसे एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31, तभी तो बढ़ा हुआ। इसका मतलब उसकी उम्र 30 साल है और ऑलरेडी वो पहले से 30 बढ़ा के लेके आया, तो उम्र कितनी जाएगी 60 साल। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आप यहाँ पे गुणा कर दो, ये अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 3 27, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, 870 आ जाएगा। इसका गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 930, इसको आप घटा देंगे आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 13 में से 7 गए आपके, कितने बच रहे होंगे 6, यहाँ 8 से 8 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ जाएगा आपका 60 वर्ष। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे करो, डिफरेंस जो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है 88 नंबर, कह रहा है 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के 1 बिलियन में 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद यदि बिलियन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष बिलियन का परिमाण ज्ञात करें। तो शेष बिलियन जो है वो टोटल क्वांटिटी उसकी कितनी होगी। हमें पता है शुरू में कह रहा है जल जो है और एक चीनी है, दो लोगों का मिश्रण है। जल जो है वो कह रहा है इसमें 76% है, अगर ये 76 तो इसका ये 24 रहा होगा। अब कह रहा है 5 दिनों के बाद इसे सुखाया जाता है तो ये बन जाता है 10 लीटर, टोटल है ये 10 लीटर। 5 दिनों के बाद सुखाया गया तो इसमें जल की मात्रा 20%, अगर जल 20 है तो इसका मतलब ये चीनी कितनी है 80। बताया हुआ रेशियो सारे बना लेंगे, यहां से काट लो, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नेम 36 और 4 6 24, इसे काट लेंगे 20 एकम 20, 30 चौक 80। हमें पता है जल को उड़ाया गया तो जल एक जैसा होना चाहिए, नहीं जल ही उड़ाया गया है तो इसका मतलब जल बदलना चाहिए लेकिन चीनी एक जैसी होनी चाहिए। चीनी एक जैसी नहीं तो यहाँ पे गुणा करते हैं 2 का और यहाँ गुणा करते हैं 3 का। अब देखो चीनी यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, अगर यहाँ गुणा करते हैं तो पता होगा यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 दूनी 38, ये हो जाएगा आपका 3 और ये आपको पता ही है 12 हो जाएगा। अब हमें पता जल और चीनी जो है टोटल क्वांटिटी कितनी है 10, लेकिन अपने हिसाब से जोड़ते हैं कितनी आती है आपकी 50। ठीक है, 38 39 40 और 10 50, हमारे हिसाब से 50 और इधर है 10, तो इसका मतलब हमें पता है एक पॉइंट में जो मान मिलेगा एक पॉइंट मान 1/5 मिल जाएगा। कह रहा है टोटल जो क्वांटिटी हो गई लास्ट में वो कितनी हो गई, तो ये 4 12 और 12 और 3 कितनी होगी 15 क्वांटिटी हो गई, वही 15 का मान चाहिए होगा, अर्थात आंसर जो आ रहा होगा वो आपका 3 आ रहा होगा। एक पॉइंट का मान 1/5 होगा तो 15 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो पता लग जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 3। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है रमीशा एक बैंक से 5 वर्ष के लिए 9% दर से 1500 रुपए उधार लेती है, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ब्याज ये नहीं बता रहा सरल ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। जब ब्याज बोला नहीं जाता है तो हमेशा साधारण ब्याज ही समझा जाता है। अब क्वेश्चन सरल ब्याज का जो हमने बताया होगा आपको बताया होगा, साधारण ब्याज जो होता है वो अगर r उलट t कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है सरल ब्याज बन जाता है, और अगर इसमें आप प्लस 100 कर देते हो तो आपका ये क्या बन जाता है मिश्र धन बन जाता है। तो यही कहानी है, यहाँ पे 5 साल के लिए उठाया गया है ब्याज और दर जो है वो आपकी 9% है, तो उसका ब्याज जो 9 करना 45 रहेगा, लेकिन अगर मिश्र धन चाहिए तो कितना रहेगा 145, या आप केवल 45 निकालो या 145 निकालो। 45 निकालोगे तो जो मूल्य धन दिया गया उसमें जोड़ना पड़ेगा, 145 निकालोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1500 में आपको केवल गुणा करना कितने का 145, इसका मूलधन 1500, हम अपने लोगों को कितना मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 15 कितने पढ़ा पड़ेगा आंसर आएगा 15 बना 45, 15 चौको 60 4 64,
लास्ट में अगर आपका 15×75 हाथ से लगी यहाँ पे 60, ठीक है, 15×75, 5 हाथ से लगी 7, 15 चौको 60, 60 और 7 67। अच्छा ये था, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट 75 अगर आ रहे होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 2175, 2175 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा 2 टंकियों की धारता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो टंकियों के द्रव को पूर्ण रूप संख्या में माप सके। एक टंकी है 120 और एक टंकी है आपकी 56। आपको एक ऐसा पैमाना लाना है जिससे वो लीटर जो दोनों टंकी का पानी है वो प्रॉपर रूप से नप जाए। जब प्रॉपर रूप से नाप रहे हो तो हम लोग क्या ले रहे होंगे, मासा। अर्थात आपको पता होना चाहिए 120 और 56 का जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट रही होगी वो आपकी हो जाएगी 8। अर्थात 8 ऐसा पैमाना है जो दोनों टंकियों को पानी को बराबर रूप से नाप देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 91 जो सवाल कह रहा है, एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान, एक ट्रेन है कह रहा एक यात्रा अपने पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। दूसरे घंटे में यह यात्रा की इसने पहले घंटे में, यह यात्रा की इसने दूसरे घंटे में। अब कह रहा गति जो है वो पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। कह रहा अगर यहां गति आपकी 2 रही होगी तो इसकी गति यहां पे केवल 1 रही है। नेक्स्ट कह रहा है पहले 2 घंटे के दौरान, इसके बाद तीसरे घंटे में ये फिर दौड़ लगा रहा है, तो तीसरे घंटे मतलब तीसरी चाल हो जाएगी, ठीक है। ये 1-1 घंटे की है तो 3 घंटे 3 दूरियां हो गई। अब कह रहा तीसरी घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग के 2/3 है। पहले दोनों के योग का 2/3 है, 2/3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल समझ में आया, 2/3 है। यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती जिस गति से वह पहले घंटे में चली थी, बताइए पहले घंटे में उसकी गति क्या थी, 1 थी, और अगर 1-1 करके चलती तो यहाँ पे इसका में उसको कितने घंटे लगते, 3 घंटे लगते। लेकिन घंटे लगे कितने हैं, 2, 4 और 5 घंटे लगे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। इसका यहां गुणा करें, इसका यहां गुणा करें, इसका यहां गुणा करें, तो टोटल जो टाइम लगा हुआ कितना लगा, 5 घंटा दूरी में लगा हुआ। अब कह रहा है यदि पहले और अब की दूरी में जो अंतर आएगा वो 180 किलोमीटर का रहा है, तो हमारे हिसाब से जो अंतर आएगा कितना है 2, और यहाँ कितना दिखा रहा है 180 किलोमीटर। एक पॉइंट का मान कितना रहेगा 90 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पे जो दूरी रहेगी वो 90 किलोमीटर रही है, यहाँ पे 180 किलोमीटर रही है, 2 पॉइंट का मान 180, और यहाँ पर तीसरी जगह में कितनी रहेगी 180 किलोमीटर रहेगी। अब कह रहा है यही दूरी जो है औसत चाल निकालनी है, इस दूरी की उसे औसत चाल निकालनी है। आप बताइए 180 जोड़ लो कितना है, 58 36 360, 360 में आप 90 जोड़ लो कितना जाएगा, 0 0 9 6 15 3 और 4 450। एवरेज क्या रहा तो 3 घंटा है, टोटल दूरी 450 है, टाइम 1 2 3 घंटा लग रहा है। तो इसका अगर हम भाग लगाते हैं 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 मतलब 15 3 45 पूरा पूरा, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या रहा होगा, एवरेज चाल रहा होगा, ठीक है। तो औसत चाल जो आएगी वो 150, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 92। 600 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से 2,16,000, या ये कितना लिखा हुआ है 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 21,640 में खरीदे गए। ये टोटल कुल धनराशि है। कह रहा है एक जमीन है, जमीन, और वो भूखंड जो है वो वर्गाकार है, और उसने 600 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा है, तो टोटल खर्चा जो आया वो इतना खर्चा आया। अगर हम ये टोटल खर्चा में प्रति वर्ग का भाग लगा दें तो हमें ये पता लग जाएगा उसने कितना खरीदा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें अगर हम भाग लगा देते हैं 600 का, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 का यहां लगा दें 6 तियां
18, फिर हो जाएगा 36। ठीक है, तो 3600। इसका मतलब जो ए स्क्वायर उस वर्गाकार का क्षेत्रफल है 3600। इसका मतलब एक पॉइंट में हो जाएगा कितना हो जाएगा 60। कह रहा जो भूखंड जो वर्गाकार था उसकी परिमाप कितनी है, तो परिमाप पता तुम्हारी वर्गाकार कितनी होती है 4 है, ए का मान 7 है, तो 4 का गुणा कर दो कितना आएगा 6 चौक 24, अर्थात जो परिमाप रहेगी कितनी रहेगी 240। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सत्य है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में कह रहा है 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। 6 खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के, इनमें जो औसत जो है उसमें 1 की वृद्धि दर्ज की गई। ये दर्ज की कब की गई, जब इसमें कोच शामिल हो जाता है। कोच शामिल होगा इसका मतलब इसमें लोग 7 हो गए। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत 64 है, कोच को शामिल किया तो 7 हो गए, तो एवरेज 64 हो गया। इसका मतलब पहले जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा 66 रहा होगा। जब इसमें आया तो एक एवरेज प्लस हो गया, बस इसका यहां गुणा कर लेंगे और इसका यहां गुणा कर लेंगे। ये पूछना चाह रहा है कोच कितने साल का है, तो कोच आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं क्या, कितना आएगा 36 36 36 और 3 कितना 45, इतना 7 7 49, 7 चक्का 42 42 50 46, 9 में से 6 गया 3 और इकाई डिजिट 3 जो है वो एक ही ऑप्शन में आ रहा, बी ऑप्शन 73 साल। ठीक है, अर्थात जो कोच है कितने हो जाएगा 73 साल का हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बस लास्ट सवाल है ये आपका आज। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर पसंद आई हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप है आपके पास दोस्तों के, उसमें शेयर जरूर कर दें। इसके बाद जो भी स्टूडेंट नई क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गुरुकुल एकेडमी कैमन आके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती और जो रेलवे एग्जाम होने को है उनके सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश टेट जिसकी डेट एग्जाम की आ चुकी है, तो वो विद्यार्थी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर लास्ट 94 कह रहा है दो पाइप अलग अलग, कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी मान लेते हैं अलग अलग, एक 15 में एक 12 में एक टंकी उभर सकते हैं, और एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन, एक अपशिष्ट पाइप सी लगा हुआ मान लो, ये कह रहा है 22 गैलन ये प्रति मिनट पानी को निकाल देता है। ठीक है, दो पाइप हैं, एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो पाइप है सी वो 22 गैलन 1 मिनट में पानी को निकाल सकता है। आप कह रहा तीनों को अगर एक साथ खोला जाए और टैंक 20 मिनट में भर जाए तो पानी की टंकी की क्षमता कितनी है। कह रहा तीनों को एक साथ खोला गया और टंकी जो है वो आपकी 20 मिनट में भर जाती है, भर गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60। अब एक चीज ध्यान रखना, ये टंकी अगर 20 मिनट में भरी है तो इसके मतलब टंकी चली कितनी है 20 मिनट में भर गई है। इसका मतलब ये 9 5 और 4 कितने हो गए 9 60 टंकी बननी थी और इन लोगों ने भरा हुआ 9 करके, लेकिन उसमें एक नल ये जो लगा है तीसरा वाला ये इसको खाली कर रहा होगा, तब जाके इसको टाइम जो लग रहा होता वो कितना लग रहा था 20 मिनट लग रहा है। तो हम अगर एक्स का मान निकालेंगे तो इसका मतलब हमें इसकी यहाँ पर क्षमता निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी ये वाला एक्स। तो हम काट लेंगे 20 कम 20 20 3 60, 9 में से 3 गए तो कितना है 6। इसका मतलब जो x की क्षमता वो कितनी है 6। अब x 6 खाली करता है तो इसका मतलब ये वास्तविक कितने खाली करता है 6 का 60 में भाग लगाएंगे, 60 में 6 का भाग लगाएंगे कितना है 6 का 7। इसका मतलब यहाँ पे जो ये है वो कितना है 10। कह सकते हैं सी नल जो है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल सकता है। अब कह रहा है 10 मिनट में टंकी को वो खाली कर सकता है। इसका मतलब ये है अगर 10 मिनट में खाली कर सकता है तो ये 1 मिनट में कितना पानी निकालता है 22 गैलन निकालता है। तो इसका मतलब इसमें 10 मिनट में कितना पानी निकाला होगा 220 निकाला होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा 220 आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। तो ये था आपका मैथ सॉल्यूशन। इसके बाद नई नई क्लासें अब आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और
कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।